हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी, आज के वीडियो में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स को जो एनुअल एग्जाम हुआ है मार्च 2025 का, उसका जो मैथ्स का स्टैंडर्ड का पेपर है उसका सॉल्यूशन कराने जा रही हूँ। पेपर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ये आपका सेट ए है। यहाँ मैं क्लियर कर दूं कि बेटा बाकी के सभी सेट्स भी लगभग आपके सेम थे। थोड़ा बहुत जो डिफरेंस होगा तो वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी। तो ये कुछ आपकी इंस्ट्रक्शंस थी जो मैं होप करती हूँ आपने पढ़ ली होंगी। 3 आवर्स का पेपर था, 80 मार्क्स का आपका पेपर था। और ये आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, तो हम सेक्शन ए से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बिना। ये है आपका सेक्शन ए कि पहला क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं साथ साथ लेकर चलूंगी कि दो धनात्मक पूर्णांक एक्स और वाई हैं। एक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 12 ए क्यूब बी 5 और वाई को हम लिख सकते हैं 14 ए 4 बी क्यूब। देन उनका एलसीएम आपने फाइंड करना है। इंग्लिश में बता दूं, एक्स कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म, वाई कैन बी रिटर्न इन दिस फॉर्म, तो उनका एलसीएम आप निकालो। तो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1। देखो x आपको दे रखा है 12 ए क्यूब बी 5 और y आपको दे रखा है 14 ए 4 बी क्यूब। कई बच्चों को ना ये डायरेक्ट समझ नहीं आता, तो मैंने बोला था कि भाई इसको खोल लिया करो। तो 12 के फैक्टर कर लो, 2 2 जा 4 3 जा 12 और ए क्यूब का मतलब a यहाँ 3 बार आएगा और बी 5 का मतलब b यहाँ पर 5 बार आएगा। क्लियर है? ऐसे ही 14 के फैक्टर्स कर लो, तो 2 7 जा 14, ए कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा और बी कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। अब एलसीएम क्या होता है कि ऑल फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर, सारे के सारे फैक्टर्स आपने लेने थे, सारे के सारे फैक्टर्स। क्लियर है? 2 लेना था जो यहाँ एक बार है और यहाँ 2 बार है, तो 2 को 2 बार लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर 7 लेंगे। ए ऊपर 3 बार है और नीचे 4 बार है, तो ए को 4 बार लेंगे। बी यहाँ नीचे 3 बार है और ऊपर 5 बार है, तो बी को 5 बार हम लेंगे। क्लियर है? तो अभी हम देखते हैं कि इसका एलसीएम क्या होगा। 2 इंटू 2 को 2 बार लेंगे। क्लियर है? इंटू 3 इंटू 7, ए को 4 बार लेना है तो ए की पावर 4 और बी को 5 बार लेना है तो बी पावर 5। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 है भाई, ये समझ आ रहा है ना? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा कितना आ जाएगा? 84 ए 4 बी 5। ये हो जाएगा 84 ए रेस टू पावर 4 बी रेस टू पावर 5 और ये हमारा आंसर आ जाएगा एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड पे आ जाओ, बहुत ही आसान है सेकंड क्वेश्चन। एक अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड कुल होते हैं? द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर। वे प्राइम नंबर्स होते क्या? जो केवल 1 से या सेल्फ से डिवाइड होते हैं, या तो एक की टेबल में आते हैं या अपनी टेबल में। मान लो 2 है तो 2 के कितने फैक्टर्स होंगे? 2 होंगे, एक 1 और एक 2, तो उनकी संख्या कितनी है, उनकी गिनती कितनी है? तो 2 ही फैक्टर्स होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है? कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 2 फैक्टर्स, या हिंदी में लिखूं तो 2 गुणनखंड। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है? सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब थर्ड पे आ जाओ भाई। शून्यक -7 और 3 वाले द्विघात बहुपदों की कितनी संख्या होगी? द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -7 एंड 3। देखो, आपको एक क्वेश्चन याद होगा चैप्टर नंबर 2 का कि अगर हमें किसी पॉलिनोमियल के, किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा पता है और उनका जोड़ अल्फा प्लस बीटा है और उनकी गुणा अल्फा बीटा है, तो उनसे जो पॉलिनोमियल बनता है, वो जो पॉलिनोमियल बनते थे, ध्यान देना, वो होता था के इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये सब वर्बल करना है, मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करा रही हूँ ना। मैंने कोई पॉलिनोमियल फाइंड करा ना कुछ करना, मैंने तो सिर्फ ये बताना है कि ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स हमारे हो सकते हैं -7 और 3 वाले।
तो -7 और 3 से पोलिनोमियल निकालना नहीं है, मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि पहले हम सम निकालते हैं, फिर प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर यहाँ पुट करते थे। तो जैसे जैसे ये के बदलता जाता था, जैसे जैसे के की वैल्यू चेंज होती जाती थी, वैसे वैसे पोलिनोमियल्स भी चेंज होते जाएंगे। और के की जगह तो मैं इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकती हूँ। तो इस तरह के हमें इनफाइनाइट पोलिनोमियल्स मिल जाएंगे, अनंत मिल जाएंगे। तो यहाँ मैं कहूँ तो 3 से अधिक या मोर देन 3। तो सॉल्यूशन में आपने ये सब कुछ नहीं करके आना था, ये तो आपका सारे का सारा रफ वर्क है। यहाँ तो बस आपने एक ही उत्तर लिखना था, 3 से ज्यादा। इंग्लिश में लिख सकते हो आप यहाँ पर मोर देन 3। ऑप्शन देख लो कौन सा है, तो इसका थर्ड का डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस द्विघात समीकरण के मूल, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो जरा, एक्स स्क्वेयर माइनस 0.04 बराबर है 0, एक्स स्क्वेयर बराबर है 0.04। रूट निकालने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट कर दो। स्क्वेयर का अंडर रूट करोगे तो कट के 1 आएगा, और बिना स्क्वेयर के करोगे तो प्लस माइनस। अब यहाँ ध्यान दो, 0.4 0.04 0.04 को मैं 4/100 लिख सकती हूँ। तो यहाँ मैंने लिख दिया 4/100 का अंडर रूट, 4 का 2 होता है, 100 का 10 होता है, तो ये प्लस माइनस 2/10 आ गया। 10 से जब किसी नंबर को डिवाइड करते तो एक डिजिट पर डेसिमल जाती, तो 0 प्लस माइनस 0.2 आ जाएगा। अब यहाँ अपना ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही है। यहाँ ए सही था, पिछले का डी सही था। तो अब आप यहाँ लिख दो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया। फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ हो सकता है कई बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगा हो, तो थोड़ा सा काम को करके देखा करो। एपी √6 √24 √54 का अगला पद, द नेक्स्ट टर्म। तो देखो भाई एक बार, √6 √24 और √54, तो इससे आगे क्या आएगा। अब आप कहोगे कि पहले डी निकालो, डी का मतलब होता है A2 माइनस A1, लेकिन एक नंबर रूट में से रूट घटता नहीं है भाई। अगर मैं √24 में से √6 माइनस करूँ तो नहीं घटेगा ना, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में तो ला सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में तो ला सकते हैं ना भाई। ये 6 तो अपने आप में अपरिमेय संख्या है, इरेशनल है। तो 24 6 की टेबल में आता है, 6 नीम 54, 50 6 चौक 24, 6 4 जा 24 और 6 9 जा 54। तो इसको तो लिख दो √6, 24 को लिख दो 4 6 24, 54 को लिख दो 9 6 जा 54 डैश डैश डैश। ये तो हो गया √6। अंदर जब अंडर रूट करोगे तो 4 का भी अंडर रूट कर लो और 6 का भी। 4 का अंडर रूट तो 2 आ जाएगा और 6 का √6 ही रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 2√6। ऐसे ही 3 का कर, 9 का कर लो और 6 का कर लो। 9 का अंडर रूट तो 3 आएगा और 6 का निकलेगा नहीं, तो ये 3√6 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया 3√6। इससे अगली टर्म बतानी है, पेन ही नहीं उठाना था। √6 है, √6 2√6 3√6, तो अगली टर्म क्या आएगी 4√6। वैसे भी अगर डी वाले तरीके से करना हो तो ये बनेगा बेटा 2√6 माइनस √6 यानी √6। तो √6 जुड़ता चला जाएगा। तो ये सारा अपना रफ काम था। तो जो नेक्स्ट टर्म है, असली काम ये था कि जो अगला पद है वो आएगा 4√6, जो कि दिख नहीं रहा यहाँ पर। अब 4√6 नहीं दिख रहा, तो 4 को अंडर रूट के अंदर ले जाओ। अब 4 को अंडर रूट के अंदर ले जाना मतलब 4 का स्क्वायर करके ले जाना, तभी तो अंडर रूट हटेगा। तो ये हो जाएगा 16 छिक्का 96, तो √96 आ जाएगा। क्लियर हो गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा सा फिर समझो, 6 है 24 है 54 है। 6 का मतलब 1 गुणा 6, 24 का मतलब 4 गुणा 6, इसका मतलब 9 गुणा 6। 1 के स्क्वायर से गुणा कर रखा है, यहाँ 2 के स्क्वायर से कर रखा है, यहाँ 3 के से। तो अगली टर्म में 4 के स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 16 छिक्का 96, 16 6 जा 96 आ जाएगा। तो √96 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो रही है मेरी बात, समझ में आ रही। √96 है आपका करेक्ट आंसर और ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन है।
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पूरा सॉल्यूशन मैं आपके लिए इसको पीडीएफ में यहाँ पर छोड़ रही हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखेंगे। अब सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। बड़े ध्यान से समझने का क्वेश्चन है, एक दो बातें बड़ी डीप हैं इस क्वेश्चन में जहाँ बच्चे गलती कर देते हैं कि क्या बात है समझने की, कि यदि दी गई आकृति में ई एफ पी क्यू के समानांतर है, ये ई एफ और ये पी क्यू दोनों क्या हैं, समानांतर हैं, और ई जो है वो भुजा पी आर को 5:4 में विभाजित करता है। इंग्लिश में बताऊं, ई एफ इज पैरेलल टू पी क्यू, ई डिवाइड्स पी आर, और जो पी आर है ना वो ऐसे है, नीचे से ऊपर की तरफ है पी आर, और इसको 5:4 में डिवाइड कर रहा है, तो ये नीचे वाला हिस्सा 5 है और ऊपर वाला 4 है, और पी क्यू की जो लेंथ है वो 6.3 सेंटीमीटर है। तो ये जो ई एफ की लंबाई है ये आपने निकालनी है, पी क्यू 6.3 है, तो ई एफ आपने फाइंड करना है। क्लियर हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना कि जब भी ऐसा कोई पैरेलल वाला क्वेश्चन आता है तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये कंप्लीट ट्राइंगल जो अब मैं ब्लैक कलर में कर रही हूँ, ये रेड और ब्लैक दोनों सिमिलर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एंगल आर तो दोनों में कॉमन है, ई पी के इक्वल है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, और एफ क्यू के इक्वल है। क्लियर है। तो इस बात को मैं इधर राइट वाले पेज पर लिख रही हूँ। देखेंगे कि ट्राइंगल आर ई एफ सिमिलर है ट्राइंगल आर पी क्यू के, ऊपर वाला रेड ट्राइंगल और पूरे का पूरा ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर जब ये हैं तो इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी रेशो सेम आएगी भाई, आर ई बाय आर पी और ई एफ बाय पी क्यू और आर एफ बाय आर क्यू। लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको छोड़ देंगे, हम केवल लेंगे आर ई ऊपर वाले ट्रायंगल की और आर पी नीचे वाले की। हाँ भाई, आर ई बाय आर पी और ये ई एफ बाय पी क्यू, ये हो गया ई एफ बाय पी क्यू। अब इनमें जो जो वैल्यूज आपको पता है उनको पुट कर दो। यहाँ से देख लो अब एक बार, आर ई कितना है 4 है और आर पी कितना है, इन दोनों का सम है यानी कि 5 + 4 9 है। ई एफ हमने फाइंड करना है और पी क्यू कितना है 6.3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बटे 9 इज इक्वल टू ई एफ। 9 7 63 होता है लेकिन ये डेसिमल में है तो 0.7 आ जाएगा, और 0.7 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.8, ई एफ की वैल्यू 2.8 आ जाएगी। और भाई ये बच्चे अपना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। मैं बड़े ही आराम से बड़े ही प्यार से समझा रही हूँ क्योंकि ये पेपर थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगा था। फिर भी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बता देना। उस बिंदु के निर्देशांक जहां ये रेखा वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। देखो ये अगर वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, कोई लाइन अगर वाई एक्सिस को कट करती है तो वहां एक्स हमेशा 0 होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये लाइन आपको दे रखी है, लाइन की इक्वेशन है 4x - 2y + 5 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये लाइन y को इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, x वहां पे 0 होएगा तो x की जगह 0 पुट कर दो यहाँ पर। तो 4 × 0 - 2y + 5 इज इक्वल टू 0, तो 0 आ गया, और 0 में 5 जोड़ोगे तो 0 + 5, इस 2y को मैं राइट में ले गई तो प्लस का हो गया, तो 5 बराबर है 2y, और 2 को लेफ्ट में ले आओ तो 5 डिवाइड कर देंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगा 5/2 इज इक्वल टू y। क्लियर हो गया। अब करना क्या था, ध्यान से पढ़ो। करना ये था कि पॉइंट निकालना था, तो ये वाला पॉइंट आपने निकालना था, ये वाला। यहाँ x 0 है और y 5/2 है, तो उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, 5/2, x 0 और y 5/2। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो यहाँ आप लिख दो ऑप्शन ए। हर क्वेश्चन के साथ मैं ऑप्शन यहाँ पर राइट कर रही हूँ।
लॉजिक समझ में आना चाहिए। जब कोई लाइन वाई एक्सिस को कट करती है तो वहां पर एक्स 0 होता है। उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमने लाइन की इक्वेशन में एक्स को 0 रखा, तो वाई की वैल्यू आ गई, एक्स और वाई दोनों आ गए, तो समझ लीजिए कि हमारा पॉइंट आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। थोड़ा सा लेवल अप है हरियाणा बोर्ड के अकॉर्डिंग। साइन थीटा अगर ए बाय बी है तो कॉस थीटा निकालो। बिल्कुल सिंपल, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं थी, सिंपल आइडेंटिटी लगाओ। हमें ये आइडेंटिटी पता है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कोस थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो ये कर दो 1 माइनस ए बाय बी का स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। बी स्क्वायर को एलसीएम ले लो, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया कोस स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ कर दो अब अंडर रूट, तो स्क्वायर से ही अंडर रूट कट के ये तो आ जाएगा कोस थीटा। ऊपर वाले का अंडर रूट कर दो, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, और नीचे स्क्वायर से अंडर रूट कट के बी। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक मेयर आपका क्या है, फिलअप है। ठीक है, ये आपका फिलअप है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मैंने बता दिया था, मैं फिर भी यहाँ लिख देती हूँ, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट डिवाइडेड बाय बी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि यदि समकोण त्रिभुज में सी पर समकोण है तो ए जमा बी कॉस ए प्लस बी क्या होगा। इफ ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट सी देन कॉस ए प्लस बी क्या होगा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल बना लो भाई, पहले तो बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, ये अपना राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और जो ये 90 का जो एंगल है ना, ये अपना ये जो 90 का एंगल है, ये कितने पर है वो देखना पड़ेगा, सी पे। ये सी है मान लो, ये ए है और ये बी है, तो ये कहता है कि कोस ए प्लस बी कितना होगा। भाई एक बहुत सिंपल सी बात को समझो कि जब ये एंगल 90 है तो बी और ए चाहे कितने भी डिग्री के हो, दोनों दोनों का सम तो हर हालत में क्या होगा, 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। भाई ए प्लस बी प्लस सी 180 होता है, सी 90 है, तो 90 को राइट में ले जाके जब आप माइनस कर दोगे तो ए प्लस बी की वैल्यू 90 आ जाएगी। तो अब आपने असल में कुछ नहीं करना, यहाँ ए प्लस बी की जगह 90 रख दो, और कोस की 90 पर वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और 0 आपका ऑप्शन डी है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। सही विकल्प चुनिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। देखो जरा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर की होती है सीकेंट स्क्वायर। कोसिकेंट को मैं लिख सकती हूँ 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, सीकेंट को मैं लिख सकती हूँ 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा। उल्टा कर लो तो ये कोस ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। कोस बाय साइन कोट होता है, तो कोट स्क्वायर थीटा हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी है। आसान था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। द टेंजेंट टू ए सर्कल, मान लीजिए कि ये अपना सर्कल है, ठीक है, और ये इस पे कोई टेंजेंट है, ठीक है, और ये अपना रेडियस है। तो टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं भाई, टेंजेंट और रेडियस, यही तो कह रहा था, टेंजेंट टू ए सर्कल इज डैश टू द रेडियस। तो ये तो रेडियस है आपका, क्लियर है भाई, ये तो आपका रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, 90 का एंगल होता है, तो टेंजेंट जो है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। या मैं कह सकती हूँ कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। इंग्लिश में आपने लिख देना था कि इट इज परपेंडिकुलर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखो जरा, दी गई आकृति में, ये आकृति पहले मैं पढ़ दूं। ओ वृत्त का केंद्र है, ये तो सेंटर है, ए भी एक जीवा है, तो ये जीवा है। ए पर स्पर्श रेखा पी ए और ए बी के ए पर स्पर्श रेखा पी ए बी के साथ आना था, ये थोड़ा मिस प्रिंट है। ये टेंजेंट है और इन दोनों के बीच में ये यहाँ पर 40 डिग्री का कोण है, कोण एओबी, ये वाला कोण आपने बताना है। इसको इंग्लिश में और बता देती हूँ मैं एक बार जल्दी से।
कि इन द गिवन फिगर ये जो है दिस इज अ कोड, दिस इज अ टेंजेंट, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड इज 40 डिग्री और ये एंगल आपने फाइंड करना है। डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेते ताकि अलग से ना बनाना पड़े। और अब फटाफट देखो, ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कि ये रेडियस है, ठीक है, और ये टेंजेंट है, और रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे पर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये इतना एंगल, अब ये इतना एंगल, ये 40 डिग्री है, तो ये एंगल अंदर का कितना बच गया, 50 डिग्री बच गया, यानी एंगल ओ ए बी। समझ में आ रही मेरी बात? ये एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत डिटेल में नहीं करना, वर्बल करेंगे हम सारा काम। एंगल ओ ए बी 50 आ गया। फिर देख लो एक बार लॉजिक, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, ठीक है। टेंजेंट और रेडियस के बीच का जो एंगल होता है वो पूरा 90 होता है, जिसमें यहाँ तक का इतना एंगल 40 है, तो ये अंदर वाला एंगल 50 का हो गया ओ ए बी। हो गया क्लियर? अब जब ये एंगल 50 है, तो ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई। क्यों है आइसोसेलेस? क्योंकि ये दोनों रेडियस है। आइसोसेलेस की हिंदी समझ रहे हो? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो दो कोण भी बराबर होंगे, तो ये दोनों कोण, जब मेरा ये वाला कोण 50 डिग्री का है तो मेरा ये वाला कोण भी 50 डिग्री का होगा, ठीक है भाई। अंदर वाला एक कोण 50 का है तो दूसरा भी 50 का होगा, और ये हमने निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 2 बार 50 घटा दो, 180 डिग्री बच गया। भाई मूंजबानी है, पेन नहीं चलाना, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी, तीनों मिलकर 180 डिग्री बनते हैं। ये भी 50 है, ये भी 50 है, और ये हमने निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ हो गया 100, राइट साइड में ले जाके 180 में से माइनस कर दो तो 80 डिग्री का एंगल आएगा ए ओ बी। अब अपने आंसर में ऑप्शन देख लो, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन 13 भी सर्कल में से ही है। ये कहता है कि पी आर क्यू वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये जो फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट, इंग्लिश मीडियम में भी देख लो सेगमेंट पी आर क्यू, तो सेगमेंट का एरिया क्या होता है? अब ये ध्यान देना कि ये सिंपल सी बात है कि ये सर्कल का फोर्थ पार्ट है। अगर इसमें से मैं ये ट्रायंगल ब्लू कलर का माइनस कर दूं, तो ये जो ऑलरेडी ब्लैक कलर की शेड हो रही है वो आ जाएगी, सेगमेंट आ जाएगा। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा भाई? चतुर्थांश। ये देखो ये चतुर्थांश कहलाता है, दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल, क्वाड्रेंट। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी ओ क्यू का क्षेत्रफल, चतुर्थांश वृत्त का चौथा हिस्सा यानी पाई आर स्क्वायर बाय 4। और इस ट्रायंगल का एरिया, ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ये भी आर है, ये भी आर है, और ये 90 है, तो 1/2 आधार भी आर है और ऊंचाई भी आर है। कर दो, पाई आर स्क्वायर बाय 4 माइनस आर स्क्वायर बाय 2, 4 पहले लघुत्तम ले लो, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर, 2 दूनी 4 माइनस 2 आर स्क्वायर, ऊपर से आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले दो, 4 पहले से कॉमन है, तो अंदर आपका क्या बचेगा? पाई बचेगा और 2 बचेगा, ठीक है। ये आ जाएगा पाई माइनस 2 स्क्वेयर यूनिट्स, आर स्क्वेयर बाय 4 इंटू पाई माइनस 2। ये है बच्चे आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 था। दोनों मीडियम में मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 पे देखो जरा, एक कार के पहिए का व्यास 42 सेंटीमीटर है, 132 किलोमीटर चलने में वह कितने चक्कर लगाएगा? The diameter of a car wheel is 42 centimeter. The number of complete revolutions it will take in make in moving 132 किलोमीटर। लॉजिक को पकड़ो, ये हो गया पहिया, ठीक है, और भाई ये हो गया इसका डायामीटर, सेंटर में लेते हैं एक बार,
ये हो गया डायामीटर। अब भाई चक्कर लगाने में डायामीटर का क्या रोल है? कोई भी व्हील जितने भी चक्कर लगाएगा तो जितनी उसकी सरकमफ्रेंस होगी वो डिस्टेंस वो एक राउंड में कवर करेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? जितनी उसकी सरकमफ्रेंस की लेंथ होगी, आप समझो भाई, मान लो मैं यहां पर एक कट लगा दूं। मान लो, एक मिनट में एक लेजर, मान लो मैं यहां से स्टार्ट करूं इसको घुमाना, तो जब ये यहां से घूम कर वापिस यहीं आ लेगा तो एक चक्कर लगेगा। और ये एक वायर मान लू, तो जितनी इसकी लेंथ है उतनी डिस्टेंस ये एक चक्कर में कवर करेगा। तो एक राउंड में जितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो उस सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी। हिंदी में बताऊं तो पहिए का जितना घेरा होगा, जितनी परिधि होगी, उतना वो एक चक्कर में कवर करेगा। तो पहले तो इसका परिधि निकाल दो, सर्कल की क्या निकाल दो? परिधि निकाल दो। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। अब ये डायामीटर है, व्यास है भाई, व्यास का मतलब है 2 आर। व्यास, चलो सिंपल आप त्रिज्या निकाल लो, नहीं तो व्यास का मतलब होता है 2 आर, रेडियस का डबल। तो 2 और आर की जगह इसको मैं लिख सकती हूँ पाई गुणा 2 आर। पाई का मतलब 22/7, और 2 आर की वैल्यू कितनी होगी? 42। 7×6 = 42, और ये आ गया 132 सेंटीमीटर। भैया 132 सेंटीमीटर। मेरी ये बात समझ आई है या नहीं आई है भाई? व्यास, डायामीटर अगर 42 है तो रेडियस हो गया 42/2 यानी 21। और जो परिधि है, जो सरकमफ्रेंस है, वो होगी 2 × 22/7 × 21। बात वही पड़ गई घूम फिर के, यानी कि एक चक्कर में वो 132 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। अब क्वेश्चन क्या है कि 132 किलोमीटर जाने में उसने कितने चक्कर लगाने हैं? तो 132 किलोमीटर को 132 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दो। चक्करों की संख्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बराबर है 132 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 132 सेंटीमीटर। हो गया। अब भैया इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। अब इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, मीटर में बदल गया। लेकिन अब इसको बदलना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो 100 से और गुणा कर देंगे, बटे में 132। 132 से 132 कट गया, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 10⁵ चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चन भाई मैं आपको समझा रही हूँ तो ज्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, और इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपकी बुक्स में भी है, तो सिर्फ लॉजिक को पकड़ना था और सॉल्व करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, 15 पर। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है। दो शंकु हैं, एक की ऊंचाई h1 है, दूसरे की h2 है, 1/3। त्रिज्याओं का अनुपात 3:1 है। r1/r2 3/1 है। उनके आयतन का अनुपात क्या है? द हाइट्स, रेशियो ऑफ द हाइट्स इज दिस मच, देन द रेशियो ऑफ द रेडाई इज दिस मच, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स? तो पहले वाले की वॉल्यूम बटे दूसरे वाले की वॉल्यूम, कौन की वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 पाई r1² h1। दूसरे की वॉल्यूम हो जाएगी 1/3 पाई r2² h2। 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो गया। r1/r2² का मतलब है r1/r2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h1 h2। r1/r2 3/1 है, तो यहाँ कर दो 3/1 का स्क्वायर। h1/h2 1/3 है, ये हो गया 9/1 इंटू 1/3। 3 3 जा 9, 3/1। 3/1 को रेशियो में बदलोगे तो 3:1, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आ जाएगा। सिंपल। आगे चलूं, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। यदि कुछ आंकड़ों का बहुलक और माध्य क्रमशः इतना है तो उनका माध्यक क्या होगा? बहुलक बोले तो इंग्लिश में मोड, तो मोड आपका है 12.6। माध्य बोले तो भैया मीन, मीन आपका है 10.5।
और माध्यक यानी मीडियन आपने निकालना है। आपका एक रिलेशन होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। माध्यक का तिगुना, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 3 मीडियन, मीडियन का मतलब माध्यक, इसको अपना राइट साइड में ले जाओ, इज इक्वल टू मोड यानी कि बहुलक प्लस ये चीज राइट में जाएगी ना, समझ गए ना, ये चीज जब यहां से राइट साइड में जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा जमा 2 माध्य। ठीक, बहुलक की वैल्यू कितनी है 12.6 जमा 2 ब्रैकेट 10.5, मैथ्स आना चाहिए यहाँ 12.6, 10.5 का दुगुना 21, 21 में 12 जोड़ दो तो 33.6, माध्यक का तिगुना हो गया 33.6, तो भैया माध्यक आ गया 33.6 बटे 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11.2, ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। निम्न आंकड़ों पर विचार करें और बहुलक वर्ग बताएं। कंसीडर द फॉलोइंग डाटा एंड फाइंड द मॉड क्लास। मॉड क्लास निकालें, लेकिन डाटा जो है ये एक जो है अपना क्लास इंटरवल नहीं है, रेगुलर क्लास इंटरवल नहीं है, वर्ग अंतराल नहीं है, 10 से कम चल रहा है ये हमारा। अब इसको 10 से कम का मतलब पहले तो इसका ना वो बना लो क्लास इंटरवल, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। देखो मैं बहुत आराम से बड़े प्यार से आपको समझा रही हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, वरना जब मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना होगा तो फटाफट दिमाग चलेगा वहां। 60 से कम है भाई, 60 से कम है तो बस 50 to 60 इतना आएगा। अब यहाँ ध्यान दो, 3 10 से कम 3 है तो 0 to 10 हो गए 3, क्लियर है। ये आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचय बारंबारता दे रखी है। अब जो 20 से कम है उनमें 12 बच्चे हैं। अब जिन बच्चों के 20 से कम नंबर हैं उनमें 10 से कम नंबर वाले भी तो शामिल हो गए, समझ में आ रही मेरी बात। तो 12 बच्चों के नंबर अगर 20 से कम हैं तो 10 और 20 के बीच में जो बच्चे आएंगे वो 12 में से 3 को माइनस करके यानी 9 बच्चे आएंगे। अब 20 से 30 के बीच में अगर बच्चे निकालने हैं तो 27 में से हम 12 को घटा देंगे, 27 में से यहाँ हम 12 को घटा देंगे तो 15 आ जाएगा। फिर हम 57 में से 27 को घटाएंगे तो बच्चे ये 30 आ जाएगा। 75 में से 57 को घटाएंगे तो 15 में से 7 गए 8, 18 आ जाएगा। और फिर हम 80 में से 75 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसमें निकालनी है अपनी मोड क्लास बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग में सबसे बड़ा डाटा देख लो 30 है, 30 के सामने वाली क्लास 30 से 40 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं, ये कम ज्यादा वाला है आपके सिलेबस में, कोई भी चीज मुझे तो ऐसा लगा नहीं सिलेबस से बाहर है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 52 पत्तों की गड्डी में से 2 पत्ते पान के और 4 पत्ते हुक्म के गायब है। 6 पत्ते खो गए, 52 में से 6 पत्ते खो गए तो कुल पत्ते बच गए 46। और पत्ते जो गायब है उनको तुमने ध्यान देना है कि किस किस चीज के, 2 पान के हैं और 4 हुक्म के हैं। शेष गड्डी में से काला पत्ता निकालना। 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट, हार्ट तो हो गया भैया रेड, एंड 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड, स्पेड हो गया आपका ब्लैक, गायब है। और मिसिंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, 52 में से 6 कार्ड्स गायब हो गए तो टोटल अपने कितने रह गए 46 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक कार्ड। अब ब्लैक कार्ड टोटल होते हैं 26 और 26 में से 4 हुक्म के पत्ते या 4 कार्ड्स ऑफ स्पेड गायब हो गए तो काले कार्ड रह गए 22। तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी हो गई 22, 22 बाय 46, 22 बटे 46, कटता है तो काटना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 11 बटे 23, ऑप्शन बी करेक्ट है। और 2 अब हैं असर्शन रीजन के। असर्शन रीजन का आप सबको पता होगा क्या करना होता है। असर्शन रीजन में हमें ट्रू फॉल्स चेक करना है, फर्स्ट और सेकंड को असर्शन और उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस चेक करने होते हैं। तो 19th पे आ जाओ।
किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 8 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। भैया 8 की पावर n के एंड में 0 कभी भी नहीं आएगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। For the number 8 raised to power n cannot end with digit 0 for any natural number n, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए 8 की पावर n कभी भी 0 पे एंड होगी भी नहीं। आप करके देख लेना, 8 की पावर 1, ये रिजल्ट भी आपकी में 8 की पावर 2 करोगे 64, 8 की पावर 3 करोगे तो 512, पीछे 0 कभी नहीं आएगा। हमें लॉजिक भी पता है कि 2 या 5 उसमें होना, 2 और 5 दोनों होने चाहिए। दूसरा पढ़ो, रीजन पढ़ रहे हैं अब हम। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की घात n 5 पर समाप्त हो सकती है। द नंबर 12 रेज़्ड टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 5 फॉर सम नेचुरल नंबर। ऐसा थोड़ा ही हो सकता है, बेवकूफ बना रही है हमें। भाई 12 की पावर n करो तो उसके एंड में 5 आ जाएगा, तो ये असत्य है। ठीक है, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। और ये आपके ऑप्शंस हैं कि पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे खोज करना। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। और अब जल्दी से चलते हैं सेक्शन ए के लास्ट क्वेश्चन पर। ये है क्वेश्चन नंबर 20। प्रिंट अगर आपको साफ नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ देती हूँ। इंग्लिश में तो ये बिल्कुल साफ है, हिंदी में थोड़ा मुझे लग रहा है कि ब्लर है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये देखो, ये क्या कह रहा है, किसी वृत्त के व्यास का एक सिरा, किसी वृत्त के व्यास का एक सिरा 2 3 है। यहाँ पर ये आपका बच्चे 2,3 लिखा हुआ है और केंद्र -2,5 है। तो व्यास का दूसरा सिरा -6,7 है। चलो ट्राई करते हैं इसको, जल्दी से ट्राई क्या कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। एक सर्कल दे रखा है हमें, एक सर्कल दे रखा है हमें और ये उस सर्कल का हमें डायमीटर दे रखा है। ठीक है, अगर हमें डायमीटर दे रखा है तो ये कहता है कि जो उसका सेंटर है वो माइनस, देखो इंग्लिश में भी पढ़ लो, द वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 2 3। डायमीटर का एक एंड तो ये है 2,3 एंड सेंटर इज -2,5। ये सेंटर है ओ, मान लो -2,5 एंड द अदर एंड इज -6 7। और आखिरी वाले के जो निर्देशांक है वो -6,7 है। इसको ट्रू या फॉल्स बताना है आपने। अब एक बात हम सबको पता है कि जो सेंटर होता है वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। ए बी का मध्य बिंदु निकाल दो। ठीक है, मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु कैसे निकलता है? मध्य बिंदु निकलता है x1 जमा x2 बटे 2। ये हो गया x1, ये हो गया x1 प्लस x2 और डिवाइडेड बाय 2। x1 हो गया 2, x2 हो गया -6, तो 2 -6/2 -4/2 -2 आ गया। और y1 हो गया 3, y2 हो गया 7, तो ये हो गया 3 + 7/2 यानी 5। बिल्कुल सही है। तो जो असर्शन है वो तो हमारा ट्रू है भाई, बिल्कुल ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं असर्शन इज ट्रू, यानी कि असर्शन क्या है, सत्य है। और अब रीजन की बात करें, द सेंटर ऑफ एनी सर्कल इज मिड पॉइंट ऑफ इट्स डायमीटर। किसी वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। और ये इसको करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। ये ध्यान देना कि जो रीजन है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जो अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है रीजन, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था भाई आपका कंप्लीट सेक्शन ए। जल्दी से सेक्शन बी का सॉल्यूशन भी मैं लेकर आऊंगी, तब तक आप इस वीडियो को वॉच करें। थैंक यू।